इट हैज अ परसुएसिव वैल्यू। लेकिन अगर वो ये कह के मना कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, तब तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पेंडिंग कर दीजिए। तो केरला हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और हम लोग जो बार बार डिस्कस करते थे कि कम से कम 16(4) अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और जो हम लोग मानते भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कम से कम जो लास्ट डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ क्रेडिट को ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कर दीजिए आप फॉर द इनिशियल ईयर। यानी कि 1 जनवरी 2022 से जब 16(2) डबल ए आ गया, उससे पहले तक का आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न कर दीजिए। कोर्ट ने उस बात को भी नहीं माना। लेकिन कोर्ट ने क्या माना कि हम लोग लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सॉरी, लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग ऑफ क्रेडिट को 30 नवंबर कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017। यानी कि जो सितंबर का रिटर्न 20 अक्टूबर तक क्रेडिट क्लेम कर सकते थे, उसको अब 30 नवंबर कर दिया गया। 17-18 के लिए 30 नवंबर 2018, उसके लिए 18-19 के लिए 30 नवंबर 2019, इस तरह से किया गया। अब मैं जजमेंट दिखलाता हूं, जब तक आप जजमेंट पूरा नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। और जजमेंट पूरा पढ़ने से आपकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, लॉ कैसे इंटरप्रेट होता है, टैक्सेशन लॉ, वो भी पता लग जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले जजमेंट आपको दिखलाता हूं, स्क्रीन पे लेके आता हूं। तो ये जजमेंट है, आप जो देख पा रहे हैं वो 98 पेज का जजमेंट। और इसमें ये शुरुआत में कई सारे पिटिशनर्स थे, जैसे ये एम ट्रेड लिंक्स, इसका रिट पिटिशन नंबर अलग होगा। फिर एक दूसरा है पुठनगड़ी इंडस्ट्री, इसका रिट पिटिशन अलग है। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये सारा एग्रीगेट करके, क्लब्ड करके एक साथ ये जजमेंट दिया गया है। तो इसीलिए ये 98 पेज का तो है, लेकिन इसका जजमेंट जो शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है यहाँ से, पेज 12 से। लेकिन सर, जैसे हमें अपने रिप्लाई में कहीं ये जजमेंट कोट करना हो तो हम क्या कोट करेंगे? पहला वाला, पहले वाला। पहला वाला, या फिर ये न्यूट्रल वाला, ये जो देख रहे हैं 2024 केरला 37752, ये न्यूट्रल साइटेशन है, इसको कोट कर दीजिए आप। अब in the present batch of writ petitions, challenge has been made to clause C and 4 of the CGST Act and state GST। अब C क्या है कि मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दिया और सप्लायर ने गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर किया, तो क्रेडिट मेरा डिनाई हो जाता है, रिसिपिएंट का डिनाई हो जाता है। और 16(4) में वही, सितंबर का रिटर्न आपको 20 अक्टूबर तक फाइल करना, तभी क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने 21 अक्टूबर को भी फाइल किया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो क्लॉज सी है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया कि सप्लायर पेमेंट नहीं कर रहा, आई एम द जेन्युइन परचेजर, सप्लायर इज फ्रॉड। तो उस सप्लायर की गलती के कारण हमें, यानी कि रिसिपिएंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो आप सप्लायर से भी रिकवर करेंगे, हमसे भी रिकवर करेंगे, तो इट वुड अमाउंट टू डबल टैक्सेशन। और 16(4) आपको पता ही पता है। अब इसमें बैकग्राउंड में आप अगर आप पढ़ेंगे तो ये जीएसटी का जन्म कैसे हुआ, वो पूरा लिखा हुआ है। और जीएसटी, ये लिखने की क्या जरूरत है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी बता रहे हैं कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। सीमलेस क्रेडिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। और कहीं क्रेडिट रुकेगा नहीं। तो ये 13 साल पुराना केलकर कमेटी ने क्या प्रपोज किया था, और कंजम्पशन बेसिस पर टैक्स लगेगा, यानी कि जिस जो स्टेट खर्चा करता है उस स्टेट को टैक्स मिलना चाहिए। फिर एक व्हाइट पेपर निकाला गया, और बहुत सारा की तरह 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 की डिस्कशन होती गई। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, फिर जीएसटी काउंसिल बैठा, फिर जीएसटी काउंसिल ने मॉडल जीएसटी लॉ लाया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 246 ए आया, जहां पर ये कहा गया कि सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स लगा सकते हैं, और आईजीएसटी में सिर्फ सेंटर लगा सकता है। फिर उसका अप्रोप्रिएशन के बारे में बात हुई। फिर ये देखिए जीएसटी काउंसिल, ये सब तमाम बातें इसमें डिस्कस की। और इसमें ये भी लिख दिया मल्टीपल टैक्स रिजीम था, हर स्टेट अपना अपना रेट लगाता था, अब ऑल इंडिया रेट सेम है। टैरिफ नहीं,
नॉन टैरिफ बैरियर जैसे एंटी टैक्स चेक पोस्ट ये सब जगह जगह चेक होता था, वो सब खत्म हो गया। और इससे क्या हुआ, इट रिजल्टिंग इन बेटर टैक्स कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ रोबस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब के बाद अब देखिए ये द फ्लो ऑफ आई2सी, ये सब कास्केडिंग इफेक्ट हट जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। फिर इसमें पूरा जीएसटी लॉ आप देखेंगे तो फ्लो ऑफ आईटीसी सेक्शन 12 जो टाइम ऑफ सप्लाई है, फिर इसमें सेक्शन 31 जो इनवॉइस आपको जनरेट करना है, ये सब कहानी लिखी हुई है। फिर स्टैट्यूटरी प्रिस्क्रिप्शंस में आते हैं, ये देखिए बड़ा अच्छा लिखा हुआ, द जीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इन 4 स्टेजेस, entitlement to ITC under section 16 of the act subject to the condition and restrictions prescribed। वो 4 कंडीशंस है और आज के डेट में 5 कंडीशंस है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा देन यू विल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी, देन यू हैव द वेस्टेड राइट। अगर आप ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं देन यू डू नॉट हैव द वेस्टेड राइट्स। तो ये पहला कहानी है कि सेक्शन 16 के कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। 1 यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। 2 में 4 कंडीशंस जो पुराने वाले हैं, 1 जनवरी 2022 से तो डबल ए भी आ गया, जहां पर 2B के साथ मैंडेटरी मैचिंग हो तभी पॉसिबल है। लेकिन जब डबल ए से पहले और एयरटेल के जजमेंट के कारण और बाकी हाईकोर्ट के जजमेंट के कारण ये 2A जीएसटी 2A इज ओनली ए फैसिलिटेशन, 2A के बेसिस पे आपको क्रेडिट क्लेम करना ये मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2A को एक तरह से बाईपास करने के लिए 2 सर्कुलर लेके आए, 183 और 193, जहां पर ये कहा गया कि अगर सप्लायर आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है क्लॉज सी के तहत कि वी हैव पेड द टैक्सेस, तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे। 2A में नहीं भी आया तो भी, तो इन ए वे दिस सर्कुलर्स आर बाईपासिंग the law of GSTR 2A। फिर claiming ITC and provisional credit in the electronic credit ledger under 41(1), 43A मैचिंग हो गया, 49 subsection 2 electronic credit ledger में जाएगा। फिर यूटिलाइजेशन एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ द आईटीसी अंडर सेक्शन 41(2) एंड 49(4), रिफंड ऑफ द बैलेंस इफ एनी अंडर सेक्शन 54। तो ये पूरा चार्ट है, टाइमलाइन। फिर उसके बाद सेक्शन 16 पूरा इसमें लिखा हुआ है क्या क्या था, सेक्शन 16 पूरा रिप्रोड्यूस किया गया। अब फिर इसमें यह भी लिख दिया कि ईच रजिस्टर्ड पर्सन को 3 लेजर दिया गया, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी। कैश लेजर में आप पैसे डाल सकते हैं, मेजर अकाउंट से माइनर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन है तो। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसा आता है वो ट्रांस क्रेडिट से आता है, 3B से आता है, आईटीसी के फॉर्म्स है उनके थ्रू आता है, और 3B से पैसा कम भी होता है और बढ़ता भी है। एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में आप जब जीएसटी 1 फाइल करते हैं, ऑटो पॉपुलेट होकर 3B आता है तो लायबिलिटी, और बेसिकली ये 3B से ही लायबिलिटी जनरेट होता है पुराने समय में, और डिपार्टमेंट अगर डिमांड निकालती है तो लायबिलिटी रजिस्टर में ही निकालती है। इसके बाद उसके बाद पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कैसे कैसे। फिर यहां पर लिख दिया आईटीसी नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, वेस्टेड राइट नहीं है, जो आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे कि वेस्टेड राइट है तो देना ही पड़ेगा, बोला ना, ये इसको आप कंडीशंस पढ़िए और इसको कंसेशन पढ़िए। अगर कंसेशन है यानी कि एग्जाम्पशन की तरह है, और एग्जाम्पशन में जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपको नहीं मिलेगा, वही ये कहानी लिख रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर वो सारे कंडीशंस ये सब के बारे में लिख दिया। फिर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज मैंडेटरी, ये भी लिख दिया। फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज प्रिस्क्राइब्ड, और जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। दिस इज ऑल्सो ए कंडीशन, वन ऑफ द कंडीशन। अब ये जो हम लोग डिस्कस किया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल, पहले 3B। अब 3B के बारे में उन्होंने कहा 3B इज नॉट ए रिटर्न, गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। फिर रूल 61 में कई बार चेंजेस हो गए, then ultimately Supreme Court also decided that 3B is a return. When Supreme Court ultimately decided 3B is a return, तो केरला हाई कोर्ट ने भी कह दिया 3B is a return, तो हम जो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न की आप मांग कर रहे हैं हम उसको नहीं करेंगे। 1-to-1 बेसिस पे भले कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली ये रेशियो डिसाइडेड केस है, इसमें रीजनिंग है, इसीलिए इसमें शायद नहीं किया। On the basis of the details already furnished, a dealer is required to furnish monthly returns in 3 and 3B. A dealer is eligible for the ITC under section 16.
in respect of purchases who have already collected tax. The details of such inward supply are to be uploaded by dealer in 2. The supplier is bound to upload the details of sales affected by him in 1. The purchaser would file form 3, take the credit, or pursuant to 2 filed by him. फिर वो नेट लायबिलिटी, मतलब वो पुराना जो कहानी है वो पूरा इसमें लिखा हुआ है। फिर रूल 36 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होना चाहिए। लॉ तो है गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, लेकिन गुड्स रिसीव्ड हुआ उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये सारा इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो वो रूल 36 में सारा लिखा हुआ भी है। ये पूरा रूल 36 रिप्रोड्यूस किया गया है। 4 है कि नहीं? 4 नहीं है, 4 उस वक्त आया नहीं होगा। फिर इसके बाद सबमिशंस ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स। अब पिटिशनर से वही सारी कहानी जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वो सारा डिस्कस किया हुआ है कि टेक्निकल रीजन से पेमेंट नहीं हुआ। अनदर कैटेगरी ऑफ पिटिशनर्स, देखिए मैं इसको पढ़ता हूं। इट इज सबमिटेड दैट इन सम केसेस रेस्पेक्टिव सप्लायर हैड रेमिटेड द टैक्स बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन द रिटर्न जीएसटीआर 1 ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। तो हमने सप्लायर ने टैक्स पे किया, लेकिन हो सकता वो उसको दिखलाई नहीं दे रहा हो। क्यों नहीं दिखला? और गलत जीएसटी नंबर डाला, B2B की जगह B2C डाल दिया। Another category of petitioner is those who have received the goods or services and have valid tax invoices, proof of payment of the value of goods along with GST component to the respective, but the respective suppliers had not remitted the GST or supply made by them to the petitioners. तो यहाँ पर सप्लायर ने ना B2B B2C में डाला, ना गलत से, मतलब पेमेंट ही नहीं किया। The third category of petitioners are those who are in possession of an invoice but have no clear proof of payment of consideration, यानी कि वो रिसिपिएंट ने उसको पेमेंट किया है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। द फर्स्ट आउट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ द पिटिशनर्स, यानी कि ये जो पहला कैटेगरी है जहां पर जीएसटीआर 2A में नजर तो नहीं, जीएसटीआर 2 में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सप्लायर ने पे किया हुआ है और उसी का तो सर्टिफिकेट है, तो उसी से रिलेटेड एक सर्कुलर भी निकाला गया और ये सर्कुलर इस बात का गवाह है, एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल के जजमेंट में, काफी सारे कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने कहा कि 2A इज ओनली ए फैसिलिटेशन, इसीलिए सर्कुलर, और सर्कुलर भी यही कह रहा है। ये देखिए यहाँ पर फॉर्म इज, ये वर्ड अच्छा है, फॉर्म 2A इज ओनली ए फैसिलिटेटर फॉर मेकिंग ए कंफर्म डिसीजन व्हाइल डूइंग सेल्फ असेसमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव होना चाहिए, आप पेमेंट कर चुके हैं, सप्लायर ने पेमेंट किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पेमेंट कर चुके हैं और आपने 3B टाइमली फाइल किया है। तो आपको अब कंफर्म डिसीजन लेना है तो 2A में देख लीजिए, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, आप क्रेडिट ले लीजिए। अगर उसके बाद अगर डिमांड आती है तो सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। It is therefore submitted that the claim for ITC for which the recipient is otherwise eligible should not be denied merely on the difference between 2A and 3B। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर 155 में जो हम लोग लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिपार्टमेंट एक्सेप्ट आईटीसी। तो आईटीसी में तो हर हालत में आपको प्रूव करना है, क्लॉज C के कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यू नीड टू प्रूव। अब यहां पर पिटिशनर कह रहा है कि ये बात हम सब रिसिपिएंट को प्रूव करने के एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। The recipient dealer cannot be burdened to ensure that the supplier of goods and services has paid the tax, and such a condition would be absolutely impossible for the recipient dealer to comply with. So the maxim lex non cogit ad impossibila means that law does not compel a man to do anything in the vain or impossible or do something which he cannot possibly perform। लेकिन ये कोर्ट कुछ नहीं मानता है, सप्लायर से कम सर्टिफिकेट तो ले लीजिए। अब इसमें ये वही वाली बात कि जीएसटीआर 3B जब हमने लेट फाइल किया, उसका इंटरेस्ट दे दिया, तो 3B रेगुलराइज हो गया, इसलिए हम लोग को क्रेडिट मिल जाना चाहिए। कोर्ट ने ये सारी बातें नहीं मानी। दूसरा कि आप सप्लायर से भी रिकवर कर लेंगे, रिसिपिएंट से रिकवर कर लेंगे, तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा, अनजस्ट एनरिचमेंट टू द गवर्नमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने इसकी बात भी नहीं मानी। फिर ये बोनाफाइड परचेजर अगर आप हैं और सप्लायर फ्रॉड निकला, तो आप, ये कहा जा रहा है कि देयर इज इनइक्वालिटी, कि आप बोनाफाइड परचेजर और उसको सप्लायर जो मेलाफाइड है वो इनइक्वालिटी है। टू डिनाई इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द बोनाफाइड परचेजर डीलर्स
The respondent would be treating both the purchaser dealers who collude with the supplier dealers to claim false credit of ITC and innocent and bona fide purchaser dealers who have paid the tax to the supplier dealers equally. तो आप कैसे इसको सेपरेट करेंगे कि आप बोनाफाइड परचेजर हैं और ये मेलाफाइड परचेजर? हाउ डू यू सेपरेट this equal treatment of bona fide or innocent purchasers and guilty purchasers is violative of Article 14 of the Constitution of India. अब डिपार्टमेंट क्या करता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? मान लीजिए आपने इनवॉइस भी दिखला देते हैं, आप गुड्स रिसीव का भी दिखला देते हैं, सर्टिफिकेट भी दे दिया सप्लायर ने, 2A में नहीं आ रहा, यू हैव गिवन और 3B में आपने क्लेम भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद ये कहता है कि आप बोनाफाइड परचेजर नहीं है, तो आप फिर उसको दिखलाते हैं सर ये तो ट्रक से माल आया, इस टोल से चला है, वो सारी चीजें आप बताते हैं टू प्रूव दैट यू आर अ बोनाफाइड परचेजर, यू आर अ इनोसेंट परचेजर, वाकई यू हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहां पर सप्लायर के यहाँ रेड हो गई और फिर पता लगा उसने फेक इनवॉइसेस किया। अब वो सप्लायर जो है 100 करोड़ का टर्नओवर है, इसमें 1 करोड़ का फेक इनवॉइस रेज कर दिया, 99 करोड़ का सारा जेन्युइन है, लेकिन सबको वो फेक बता देता। अब आप प्रूव करते रहिए। वो टेंटामाउंट वो टेंटामाउंट शिफ्टिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स फ्रॉम सप्लायर टू द रिसिपिएंट। ये आर्टिकल 300A मैंने बता ही दिया कि ये मान नहीं रहा है गवर्नमेंट। It is the submission of the council for the petitioners that section clause C is violation of article 19(1)(g). 19(1)(g) क्या है? To practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। ये constitutional right है कि आप trade profession को आप freely कर सकते हैं, you have the right to carry। लेकिन अगर इस तरह का clause आएगा, clause C, जो जहां पर पिटिशनर को प्रूव करना पड़े, रिसिपिएंट को प्रूव करना पड़े कि सप्लायर हैज पेड योर टैक्सेस और नॉट, देन इट इन्फ्रिंज माय राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये इन्फ्रिंजमेंट है, लेकिन केरला हाई कोर्ट डिड नॉट एग्री। और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का भी आया था, वो ये इंटरव्यू में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी, ये हो ही नहीं सकता कि जिस सप्लायर से आप सामान खरीद रहे हैं उसके बारे में आप वेरीफाई ना किए, आप अच्छी तरह से उसको जानते हैं, एंड यू नो इन योर हार्ट कि जो आप इनवॉइस आपके पास है वो फेक है या नहीं है। क्लॉज जो सी है, ऑब्वियसली इट ट्रीट द कोर्ट ट्रीटेड एज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। और क्लॉज सी में भी मतलब ये कहा गया कि सप्लायर अगर सर्टिफिकेट दे देता है तब कोई बात नहीं, चलेगा ये। अब मैं इसको पढ़ देता हूं, अगर मैंने येलो किया है तो कोई इंपॉर्टेंट ही होगा। क्लॉज सी में बी रेड डाउन एंड इफ द रिसिपिएंट डीलर sufficiently establishes that he has paid the tax to the supplier and the default is on the part of the supplier dealer, the ITC should not be denied to the recipient dealer and action should be taken against the supplier dealer who has defaulted in posting the tax collected from the recipient dealer. In the absence of any finding about the recipient dealer's malified intention, connivance or wrongful association with the supplier, the eligible ITC should not be denied। ये सब ये पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट है, बट द कोर्ट डिड नॉट बाय इट। मतलब the oral judgment is not in our favor, sir. थोड़ा सा फेवर में है कि 30 नवंबर तक लास्ट डेट कर दिया गया है। अभी दिखलाता हूं। The language of section 16(1) makes it clear that the ITC is a matter of right। ये दिस एंटाइटलमेंट टू आईटीसी फॉलोज फ्रॉम द कंप्लाइंग, ये फिर अगेन पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट है कि ये मेरा राइट है। तो कोर्ट ने कहा भैया राइट तभी होगा व्हेन यू सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16, अदरवाइज नॉट। सर पर इस केस में सारी कंडीशन फुलफिल तो कर दी है, पर फिर क्यों कोर्ट जजमेंट आ गई? क्लॉज सी, ओके। सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, आपने सारे कंडीशन, आपके कंट्रोल में जितने कंडीशंस थे आपने फुलफिल कर दिया, लेकिन आपके कंट्रोल में सप्लायर नहीं था। सप्लायर को आपने पैसे भी दे दिए, गुड्स भी आ गया और सप्लायर फिर बैंकरप्ट हो गया या भाग गया या कुछ भी हो गया उसको। कोरोना के समय में बहुत सारे सप्लायर भाग गए। सर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी तो नहीं है ना बाहर के लिए, वो कैसे? यस प्रैक्टिकली, लेकिन फिर कोर्ट नहीं माना ना आर्टिकल 19(1)(g) का वॉयलेशन। मतलब together reading it should be harmonious reading should be that both should fulfill that duties and obligations. यस और फिर मैंने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बातें उन्होंने कही थी ये भी बता दिया कि बिना कन्वीनियंस के आप एक छोटा सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आप कितना देखभाल के करके खरीदते हैं।
और उसको आपने पैसे दे दिए, इतना कुछ करने के बावजूद भी आप ही के ऊपर आ रहा है कि अब सप्लायर ने आपका टैक्स गवर्नमेंट को जमा किया या नहीं किया, अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो देन यू हैव टू इंश्योर। कैसे इंश्योर होगा? या तो सप्लायर सर्टिफिकेट लिख के दे दे, गवर्नमेंट तो कह रही है ना, ठीक है नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर आपने उससे 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का माल खरीदा है तो सप्लायर सर्टिफिकेट लिख के दे दे, सर्टिफिकेट में लिख के दे दे कि ही हैज डिपॉजिटेड टैक्स। इतना तो कर सकते हैं आप, कि वो भी नहीं कर सकते। अगर वो भी नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट क्यों नहीं माने कि फ्रॉड है, आप लोगों की मिली भगत है? सर अगर 2A में शो हो रहा है तो सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, 2A में शो नहीं हो रहा है तब आप क्लेम कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा वो भी उसके पीरियड तक, जहां तक वो सर्टिफिकेट सर्कुलर आया उस तक। हूं। देखिए ये, चलिए अब इसमें सर ये सर्टिफिकेट का कौन सा ईयर तक वैलिड है सर? मतलब सप्लायर से सर्टिफिकेट ले ले कौन सा साल तक वैलिड है ये? 17 19 18 18 19 19 20 20 21। 20 21? हम्म 21 22 में भी लगेगा? 21 22 तो 100% आ 1 गया था। जनवरी 2022 से तो 100% आ गया, 1 जनवरी 2022 से पहले। फिर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स विद द लेट फीस इंटरेस्ट क्योर्स द डिफेक्ट ऑफ लेट फाइलिंग, तो ये भी बात नहीं मानी, मतलब ये सब पिटिशनर कह रहा है। अब ये कह रहा है 16(4) आर्बिट्रेरी है, वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 है, 19(1)(g) है, और वही कहानी जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 2 and 3 वाज नॉट नोटिफाइड, इसीलिए 16(4) का कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। इस केस में आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न को मान लीजिए, लेकिन कोर्ट ये सब कुछ भी नहीं माना। अब देखिए, सिंस द डिटेल्स ऑफ आईटीसी आर ऑलरेडी अवेलेबल इन 2A, अब ये जो सिचुएशन चेंज है। अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लॉज C वैलिड है या नहीं है, तो क्लॉज C कोर्ट ने कह दिया वैलिड है। अब हम लोग 16(4) डिस्कस कर रहे हैं, 16(4) वैलिड है या नहीं है, करेक्ट? तो अब इसमें ये आ रहा है कि 2A में भी है, सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एवरी कंडीशन यू आर सेटिस्फाइड, जस्ट यू हैव फाइल्ड योर रिटर्न लेट। सितंबर 3B तक आपको क्रेडिट क्लेम कर लेना चाहिए था, उसका क्रेडिट क्लेम करने के बाद 20 अक्टूबर लास्ट डेट था, आपने 21 अक्टूबर को फाइल कर दिया। अब देखिए, सिंस द डिटेल्स ऑफ आईटीसी आर ऑलरेडी अवेलेबल इन 2A which is available with the department prior to the due date prescribed under section 16(4), तो 2A में तो 16(4) के कंडीशन जो 16(4) में जो टाइम लिमिट है उससे पहले नजर आ रहा है। फिर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी वुड बी ए mere disclosure in 3B, therefore the substantial benefit cannot be denied due to procedural lapse of mere non disclosure in 3B। अब ये पिटिशनर क्या आर्ग्यू कर रहा है कि 16(4) प्रोसीजरल इन नेचर है। जो प्रोसीजरल इन नेचर है तो ऑब्वियसली डेट नहीं देखना चाहिए, विद इन द ड्यू डेट। The purpose of 16(4) is to ensure that ITC should be taken in a timely manner within the specified time limit in the books of accounts of the registered trust person। जो हम लोग टेक अवेल ये सब का जो डिफरेंस कर रहे थे वो ही यहां पर डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन बुक्स ऑफ कोर्ट भी अकाउंट नहीं में लेना माना। पड़ेगा। लेकिन कोर्ट मान ही नहीं रहा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट ये सब का कुछ नहीं माना। फिर ये भी लिख दिया, कंसिडरिंग द इंट्रासेसीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड विद रिटर्न फाइलिंग ड्यूरिंग द इनिशियल years of GST, technical glitches, frequent amendments, the careful process are followed in certain eligible ITC, knowledge level of the taxpayer in understanding the flow of credit through a dynamic return, 2A and other related factors should be considered. Therefore, if the returns have been filed beyond the time prescribed with late fees, the dealer should not be denied of his claim for ITC as reflected in 2A। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इन्हीं सब कंडीशंस को देखते हुए, इन्हीं सब सिचुएशंस को देखते हुए गवर्नमेंट एग्रीड कि वो जो 30 नवंबर जो अमेंडमेंट किया गया उसको रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया और बोला कि ठीक है, वी डू एग्री कि द लास्ट डेट ऑफ क्लेम ऑफ क्रेडिट एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 शुड बी व्हाट 20th नवंबर 30th नवंबर, 30th यानी कि सितंबर का रिटर्न अगर आप 30 नवंबर तक फाइल कर देते हैं तो क्रेडिट डिनाई नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और है, अब अक्टूबर वाला नहीं, सितंबर वाला ही रिटर्न में क्रेडिट करना है क्लेम। हाँ, सितंबर का रिटर्न अगर आप 30 नवंबर तक फाइल कर रहे हैं तो अच्छा, अक्टूबर का रिटर्न अगर फाइल किया उसमें ना 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 ना, अक्टूबर के रिटर्न में तो आप क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। बस 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 ठीक है। अब आप समझिए, ये जजमेंट अगर है तो केरला हाई कोर्ट का है,
तो केरला हाई कोर्ट के नीचे जितने भी अथॉरिटी है जो केरला में है उनके ऊपर बाइंडिंग होगा, केरला के डिपार्टमेंट को, केरला जीएसटी डिपार्टमेंट को बाइंडिंग होगा। लेकिन अगर आपका केस आपने अपील फाइल किया हुआ है एमपी में, बिहार में, तो इट वोंट बी बाइंडिंग बट इट विल हैव ए परसुएसिव वैल्यू। करेक्ट है? टिल परसुएसिव वैल्यू कब तक? जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट में भी ये सब पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर 16(4) से पेंडिंग है, क्लॉज सी भी पेंडिंग है, 16(4) का ये ग्राउंड 1, 2, 3 जो हम लोग बार बार उठा रहे हैं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फिर ये प्रोसीजरल है, 30 नवंबर वाला जो अमेंडमेंट हुआ है वो प्रोसीजरल इन नेचर है, तब केरला हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे ना केरला हाई कोर्ट के नीचे वाले अथॉरिटी ना बाकी अथॉरिटीज के पास परसुएसिव वैल्यू होगी। जैसे हमारा एक केस एमपी में है, उसमें 55-56 लाख का केस है। वो हो सकता है, हमने लिखा तो मैं अभी आपको दिखलाऊंगा जवाब, उसमें हमने लिखा तो है इट हैज अ परसुएसिव वैल्यू, लेकिन अगर वो ये कह के मना कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, तब तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पेंडिंग कर दीजिए। परसुएसिव वैल्यू का मतलब ये हो गया कि दूसरे कोर्ट का जजमेंट्स को फॉलो करने का, ऐसा? नहीं, परसुएसिव वैल्यू का मतलब ये हो गया कि उसमें जो रीजनिंग दी हुई है उस पर हम्म आप रिलाई कर सकते हैं। हम्म जैसे इस जजमेंट में भी आप देखिएगा, कई सारे पटना हाई कोर्ट के जजमेंट, फिर तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट को रिलाई करके कुछ कुछ डिसीजन लिए गए हैं। अब 16(4) को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया गया, तो कैसे किया गया? तो कई जजमेंट्स को इस कोर्ट ने रिलाई किया, केरला हाई कोर्ट। आज एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, बट इट विल हैव ए परसुएसिव वैल्यू, दे विल रिलाई ऑन दैट जजमेंट। अब देखिए वो ऑब्जेक्टिव ऐसे लिख दिया कि कास्केडिंग हटना है वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये जितने भी रीजनिंग आपको इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि कई सारे पिटिशनर्स ने अपने अपने रीजनिंग दिए, वो सारा कुछ थोड़ा थोड़ा लिख दिया। अब देखिए ये पैराग्राफ 39 इंपॉर्टेंट है, मैं लिख लेता हूं, मुझे एमपी में भी डालना है। पैरा 39, इन द अल्टरनेटिव Dr. Pradeep Kumar submits that by Section 100 of the Finance Act 2022, the due date for furnishing of return under Section 39 in the month of September has been substituted with the 30th November in 16(4). अब देखिए 16(4) को अमेंड करके 30 नवंबर किया गया। 39 में भी जो अमेंडमेंट जो रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न या कोई ओमिशन हो गया उसको भी 30 नवंबर कर दिया गया। सेक्शन 37 को भी अमेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया। यानी कि रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को, जहां पर रेक्टिफिकेशन है या क्लेम ऑफ क्रेडिट है, सबको कितना कर दिया गया? 30 नवंबर कर दिया गया। अब ये डॉक्टर प्रदीप कुमार सबमिट्स दैट कि ये जो रिटर्न सबमिशन है ये प्रोसीजरल है ना, कहाँ लिखा हुआ है? हम्म हाँ, it is submitted that the said substitution should apply retrospectively from 1 जुलाई 2017 to 30 नवंबर 2022 as it is only a procedural aspect, क्योंकि डबल ए आ गया था जिसका इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2022 था। The amendment has been introduced to ease the difficulties pointed out in several cases which are pending before the court. The claim was made before 30 November, but in the relevant period it was 20th October, which was the due date of furnishing or return. अब देखिए ये जिनके भी वकील होंगे उनका 30 नवंबर से पहले गया होगा, तो इस पे आर्गुमेंट है। इट इज सबमिटेड दैट इफ द retroactivity is given to the amended provision, the registered person can overcome the present difficulties. Learned counsel for the petitioners also submitted that this court may read down section 16(4) to give effect to the amended provision of providing 30 November for the due date for furnishing the return under section 39 for the month this, considering the peculiar nature of difficulty in the initial period of implementation of GST receipt. अब देखिए इस पूरे इसमें इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनिशियल पीरियड में दिक्कत थी, इसलिए इसको रेट्रोस्पेक्टिव मान लिया जाए। अगर इनिशियल पीरियड में दिक्कत ना होती तो हो सकता है इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं माना जाता। यस और नो? अब आइए, फिर वो भी एक आर्गुमेंट हम लोग लेते थे कि 3B
पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रतीक कह रहा था कि सर पेमेंट ऑफ टैक्स और फाइलिंग ऑफ 3B इज टू डिफरेंट एस्पेक्ट। मुझे टैक्स 3B फाइल करने तो मैं टैक्स बाद में पेमेंट करता रहूंगा, वो भी एक पॉइंट उठाया गया, उसको भी नहीं माना गया। फिर सबमिशन ऑफ द रेस्पोंडेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो सबमिशन है, अब देखिए गवर्नमेंट का सबमिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट क्या सबमिट कर रही है कि सर 16(4) कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसका कारण बता रही है। कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं लिखता हूं कारण। मान लीजिए महाराष्ट्र से दिल्ली गुड सप्लाई हुआ, IGST लगा, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। बताइए इसका टैक्स किसको मिलेगा, महाराष्ट्र को मिलेगा या दिल्ली को मिलेगा? महाराष्ट्र। दिल्ली। दिल्ली को मिलेगा। रिसिपिएंट तो दिल्ली में, पैसा दिल्ली से चला है, खर्चा दिल्ली कर रहा है, तो ये GSTR 1 भरेगा अपना। और इसका भी टाइम लिमिट है क्या? 20 10 तारीख, 10th। हाँ सॉरी 10 अक्टूबर, जब तक वो अमेंडमेंट भी कर सकता है। और इसको लास्ट डेट ऑफ क्लेम ऑफ क्रेडिट क्या है? 20 अक्टूबर। अब जब वो GSTR 1 भरेगा और फिर 3B भरेगा, तो ये दिल्ली ने इसको पैसा दिया। फिर महाराष्ट्र जब GSTR 1 और 3B भरेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ये महाराष्ट्र का पैसा ये दिल्ली भेज देगी। यस और नो? यस सर। यस सर। 100 + 18 = 118। तो ये 100 रुपया डीलर अपने पास रख लेगा, 18 तो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, और IGST अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। यस और नो? अब ये जो पैसा है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, महाराष्ट्र के अकाउंट में पड़ा हुआ है, अब यही अप्रोप्रिएशन का पैसा किसके अकाउंट में चला जाएगा? दिल्ली के अकाउंट में चला जाएगा। दिल्ली के। यस और नो? यस सर, यस सर। दिल्ली जब C+S का करेगा और ये 18 रुपया एडजस्ट होगा, तो 9 रुपया दिल्ली रख लेगा, 9 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा। यही तो होता है। बोला ये सारा टाइमलाइन है, और इस टाइमलाइन में अगर एडजस्ट ना हो तो बजटरी एलोकेशन ये सब कैसे होगा? ये अगर दिल्ली कहता है नहीं नहीं 16(4) अप्लाई मत करो, मुझे बाद में अप्लाई करो, तब तो फिर और दिक्कत है। तो मैं ये पढ़ता हूं सर, इसी पॉइंट पे एक कमिश्नर बता रहे थे मुझे कि 3B रिवाइज हो ही नहीं सकता है, कि जब 20 तारीख को एलोकेशन हो गया, जब हो गया ये साल के एंड के बाद कोई भी रिवाइज कर देगा 3B, तो जो पैसा बढ़ चुका है वो फिर कैसे एडजस्ट होगा? रीसेट कैसे कर दिया? ये अलग मैटर है, उनका कहना था 3B रिवाइज हो नहीं सकता है। रीसेट भी तो वो लोग ही कर रहे हैं, आप लोग तो कर नहीं सकते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट अगर वो कमिश्नर ये कहता है कि 3B रिवाइज ही नहीं हो सकता, तो आप ही ने रीसेट भी किया। दूसरा सर्कुलर क्यों आया 26/26/2017 का, जहां पर 3B को आप अगर ओवर रिपोर्टेड लाइबिलिटी है या अंडर रिपोर्टेड लाइबिलिटी है, तो आप नेक्स्ट 3B में एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, द ITC therefore crosses a state during the interstate supplies. These condition restrictions etc. along with other provisions form the legal fulcrum that balances three requirements: granting of ITC for removing cascading effect, achieving collection of tax by self-assessment method for each financial year, and ITC transfer compliance to the destination state on interstate supply through the IGST mechanism where the center collects tax equivalent to C and S. अब ये पूरा का पूरा इन्होंने जो दारोमदार है वो IGST के बेसिस पे, ये देखिए वो पूरा कैसे कैसे सेक्शन 53 में लिखा हुआ है कि कैसे ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, ये पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर ये क्लॉज C नहीं होता तो in case where the interstate supplier defaults in making payment of tax and the interstate supplier is allowed to take credit based on his invoice, the originating state government will have to transfer amounts it never received in the tax periods in a financial year to the destination states. अब महाराष्ट्र वाले को ट्रांसफर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र दिल्ली 100 + 18 ये 100 रुपया रखेगा, 18 रुपया गवर्नमेंट को देगा। अब इसने तो GSTR 1 फाइल कर दिया, 3B फाइल कर दिया, लेकिन ये 18 रुपया गवर्नमेंट को नहीं देता, उसके बावजूद इसको 18 रुपया दिल्ली ट्रांसफर करना पड़ेगा 1 के बेसिस। तो इससे बोलता महाराष्ट्र को तो डबल लॉस होगा, एक मिला नहीं, दूसरा ट्रांसफर करना पड़ा। नहीं सर, ये ठीक सही नहीं।
जो भी आप बोले हैं कि जुए के बेसिस पे वो पैसा ट्रांसफर करते हैं। वन के बेसिस। वन के बेसिस पे नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। पैसे का बंटवारा तीनों हेड के गुल्लक बने हुए हैं आरबीआई में, सारे के गुल्लक बने हुए, जो जमा होता है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा चलिए 1 वर्सेस 3 भी यहाँ पर 80 जमा हुआ है 80 ही बटेगा तो 100 रुपये नहीं बटेगा। ना, अच्छा 1 रुपया कोई गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं देती। ठीक है। यही हम भी पूछने वाले थे सर अभी। देखिए एंड द इंटरस्टेट सप्लायर इज अलाउड टू टेक क्रेडिट बेस्ड ऑन हिज इनवॉइस। तो जो दिल्ली वाला है इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट ले लेगा। द ओरिजिनेटिंग स्टेट गवर्नमेंट यानी कि महाराष्ट्र will have to transfer amounts it never received in the tax period in a financial year to the destination states। ये कैसे लिख रहा है फिर? ये गलत लिख रहा है सर। चलिए ठीक है यहीं यहीं पे अगर वो थोड़ा विरोध किया होता कि आरबीआई में हर स्टेट के अकाउंट्स खुले हुए हैं, सबके अपने गुल्लक, पैसे का जो भी ट्रांसफर होता है, जो डिपॉजिट होता है, वो उसी हेड में जाता है मात्र। गवर्नमेंट का इसमें कोई रूल नहीं है ट्रांसफर करने का। चलिए ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ क्लॉज सी वुड कंप्लीटली अपसेट द एंटायर टैक्स स्कीम अंडर द जीएसटी लॉ। मेरा ये मानना है, मान लीजिए आईजीएसटी का केस नहीं होता, C+S का ही केस होता, तब क्या गवर्नमेंट ये आर्ग्यूमेंट ले सकती थी? महाराष्ट्र का ही केस होता और C+S का केस होता 100 + 9 गांधी नगर। हेलो, तब क्या गवर्नमेंट ये आर्ग्यूमेंट ले सकती थी? मुझे लगता नहीं है। फिर तो गवर्नमेंट का पूरा आर्ग्यूमेंट इस पे आईजीएसटी क्लॉज सी को वैलिड ठहराने का जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज आईजीएसटी। सी और एस होता तो क्या होता? चलिए, तो इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है। अब ये जब बात हम लोग डिस्कस भी किया था कि इक्वालिटी है हर एसएससी के लिए, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 18 मंथ है टू क्लेम द क्रेडिट, याद है आपको? मान लीजिए 18-19 का क्रेडिट आप 19-20 में 30 सितंबर के रिटर्न तक ले सकते हैं। तो अब मार्च का, अगर 31 मार्च का इनवॉइस है तो आपको मिनिमम कितना पीरियड है? 6 महीने का पीरियड है क्रेडिट क्लेम करने का। और अगर 1 अप्रैल का इनवॉइस का डेट है तो आपके पास 18 महीने है क्रेडिट क्लेम करने का। तो यहां पर इक्वलिटी है। तो वही मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 18 मंथ इसी बेसिस पे लिखा हुआ है। और 1 जनवरी 2022 से, क्योंकि 30 नवंबर हो गया, तो मिनिमम 8 मंथ्स हो गया, मैक्सिमम 20 मंथ्स हो गया। फिर ये बजटरी, द एस्टिमेशन ऑफ बजटरी एलोकेशन हैज टू बी टेकन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एवरी ईयर एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पास ए जजमेंट। और ये टाइम पीरियड रीजनेबल है, तो आप ये नहीं कह सकते रीजनेबल टाइम पीरियड को ये वॉल्यूशन ऑफ एनी राइट्स है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम लोग किसी को समझा भी रहे थे। मुझे एक बात बताइए, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है? अगर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है तो क्या इस इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यह है कि अल्टीमेटली बर्डन विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर? यस और नो? मान लीजिए मैन्युफैक्चरर से चला, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे पहुंचा, होलसेलर पे पहुंचा, रिटेलर के पास पहुंचा, कंज्यूमर के पास पहुंचा, तो अल्टीमेटली टैक्स कौन बियर करता है? इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर। बियर करता है, करेक्ट। लेकिन अगर, क्या ये टैक्स को पास ऑन करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है ना। मान लीजिए होलसेलर ने रिटेलर को पास ऑन नहीं किया तो होलसेलर से रिकवर करेंगे। तो इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। अगर ऑप्शनल हो जाएगा तो क्या ये डायरेक्ट टैक्स बन जाएगा? रहेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स ही ना। Mr. Mohammad Rafiq, the learned special government pleader, has submitted that the sales tax, though is an indirect tax on the consumers, but the incidence of tax is on the sale of goods, which falls squarely on the dealer. It may not be necessary for dealer to have passed the incidence of tax on sale to the purchaser. ये नेसेसरी नहीं है कि पास ऑन किया ही होगा, नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, आप ही से वसूलेंगे।
Therefore, the contention raised in the writ petition is that by denying the ITC under the provisions of clause C and 4, the levy of losses is correct. The levy loss loses its character as an indirect tax, has no merit and is to be reflected. तो वही मैंने कहा कि अगर नहीं पास ऑन करता तो क्या डायरेक्ट टैक्स बन जाता है? ना, रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स ही। इसको यूज करेंगे कहीं किसी पैराग्राफ रिप्लाई में। अब देखिए बैकग्राउंड में किसकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिए। अब इस स्पेशल गवर्नमेंट रिलाई किस पे किया? सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, मैंने एससीसी बोला था आप लोग को देखने के लिए, scconline.com, इस वेबसाइट को जरूर से देखिएगा। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट रिलाई किया गया। अब केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में फिर इसीलिए वर्ड रिलायंस कहते हैं, नहीं तो हम लोग बाइंडिंग भी कहते हैं। ये देखिए, एग्जम्पशन, कंसेशन, एक्सेप्शन आर टू ट्रेड ऑन पार। तो यहां पर गवर्नमेंट की मैक्सिमम बात केरला हाई कोर्ट मान गया है। इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है। इश्यूज, what are the grounds on which a taxing statute can be held to be unconstitutional? मैं बहुत पहले ये भी बताया था, किसी लॉ को देखिए म्यूट कर लीजिए एक बार। किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। What is the nature of the claim to ITC under the scheme? तो नेचर तो बड़ा सिंपल है। ये राइट, वेस्टेड राइट तभी बनेगा if the conditions are satisfied, it is concession. Clause C and 4 infringes the constitutional provisions and are unsustainable. No, तो सब में मतलब इस किसी में भी बात नहीं मानी। What are the grounds on which taxing statute can be held to be unconstitutional? फर्स्टली देखिए, आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 246A, जिससे के द्वारा जीएसटी आया, 246A रिप्रोड्यूस्ड है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए टैक्सिंग स्टैट्यूट के बारे में, बड़ा सिंपल है। इनइक्वालिटी टैक्सिंग स्टैट्यूट में लगाना या एलिज करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, जहां पर अलग अलग रेट्स ऑफ टैक्स हैं, अलग अलग गुड्स पे, अलग अलग सर्विसेज पे, उसको आप आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए ये नहीं कह सकते सर इस गुड्स पे 5 है, उस पे 18 है, इस पे 25, इस पे 28 है, गाड़ियों पे कितना है, वो सब आप कर नहीं सकते। यू हैव टू मेंटेन एन हार्मोनी। However, in view of the inherent complexity of fiscal adjustment of diverse elements, a larger discretion has to be permitted to the legislature for classification, so long as there is no transgression of the fundamental principles underlying the doctrine of classification. Classification of goods के बारे में, classification of services के बारे में, यानी कि वाइडर लीवे देना पड़ेगा, वाइडर पावर देना पड़ेगा। आप हर जगह आर्टिकल 14 नहीं लगा सकते। The legislature must enjoy a wide and flexible power to enable the legislature to adjust its system of taxation in all proper and reasonable ways. The legislature has much wider elbow room in picking and choosing places, objects, persons, methods, and even rates of taxation, so long as it is done reasonably. Reasonably का मतलब कि अगर आप किसी पर्सन को क्लासिफाई करते हैं, इसको रजिस्ट्रेशन देना, इसको नहीं देना, तो उसका रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इट कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड कि यस दीज आर द पर्संस जिनको ये रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो उन्होंने बड़ा सिंपल किया कि टर्नओवर के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। इट वाज ट्रीटेड एज रीजनेबल क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर ऐसा क्लासिफिकेशन करें कि जो पॉसिबल ही नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करना कि ये इसके बारे में या उसके बारे में, तो बड़ा मुश्किल है। जैसे रिफंड अगर दिया जा रहा है तो एक्सपोर्टर को दिया जा रहा है, डोमेस्टिक सप्लायर को नहीं आता, इजीली क्लासिफाइड है। फिर एक्सपोर्ट क्या होता है वो डिफाइंड है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, सब कुछ डिफाइंड है। तो जब इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेसेस टू प्लेसेस, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ टैक्सेशन में, तो इसलिए आर्टिकल 14 नहीं अप्लाई होगा।
A taxing statute cannot be said to be invalid on the grounds of discrimination merely because other objects could have been taxed but are not taxed by the legislature. Similarly, the mere fact that the tax is more on some goods or person or categories is no grounds to hold provisions is invalid. फिर ये बहुत सारा जजमेंट को रिलाई किया गया है, तो इसको हम लोग आते हैं आगे, और इसका रीजनिंग दिया गया है कि क्यों आर्टिकल 14 नहीं लग सकता। ये देखिए सब जजमेंट। फिर दूसरा इश्यू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्लेम टू आईटीसी अंडर द स्कीम ऑफ जीएसटी एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। और क्लेम बड़ा सिंपल था, क्या कि ये वेस्टेड राइट तभी है व्हेन यू सेटिस्फाई द कंडीशंस, और ये बहुत सारे जजमेंट में बहुत सारी चीजें रिलाई करके ये जजमेंट लिया गया, तो सॉलिड रीजन्ड जजमेंट है, तो आपको फुर्सत मिले तो पढ़ लीजिएगा। Thus, from the aforesaid decisions and discussions, the nature of the claim for ITC by the dealer is the nature of concession or entitlement, which is not an absolute right and is subject to the condition restriction as per the scheme of GST legislation. Issue number 3, whether clause C and 4 of CGA infringes the constitutional provision and are unsustainable. तो यहाँ पर भी कई सारे जजमेंट को रिलाई किया गया, पटना हाई कोर्ट के जजमेंट, तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट, तरह और तो रिलाई करने के बाद ये कहा गया कि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। Considering the aforesaid scenario without clause C, where the interstate supplier in the originating state defaults in payment of tax and the interstate supplier is allowed to take credit based on their invoice, the originating state government will have to transfer the amounts it never received in tax period in a financial year to the destination state, causing loss to the tune of several crores in each tax period. Now, this is the major thing. अब यहाँ पर अगर इंट्रा होता तब ये कुछ नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, तो अब ये बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें ये कहा गया क्लॉज सी एंड क्लॉज 4 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, और फिर ये मैक्सिमम पीरियड द कंप्लीट द प्रोसेस, ये सब है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट अब रीजनिंग देने वाली है कि हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करेंगे। ये बीकेसी फुटस्टेप का जजमेंट है जिसको हमने पढ़ा भी था, जहां पर फॉर्मूला चेंज किया गया था। फिर ये नॉन ऑफ 16(2) रिस्ट्रिक्ट्स, तो इसको भी, तो वो भी गवर्नमेंट नहीं मान रही है, 16(4) को भी ओवरराइड कर रहा है, ऐसा नहीं मान रही है। फिर ये वाला आंध्र हाई प्रदेश का डिसीजन, पटना हाई कोर्ट, तो कुल मिला के बोथ द सेक्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। लेकिन जो राहत है वो है 30 नवंबर। कंक्लूजन, the government had realized the difficulty in the initial rollout of GST regime under this, and considering that 2A was not available initially in the financial year 17-18 and 18-19 during the implementation, सितंबर 2018 में आ गया था, ये क्यों लिखते हैं ऐसा पता नहीं, during the implementation of GST, in order to resolve all bona fide claims and mistakes, circular number this have been issued। तो ये इशू हुआ, क्लॉज AA तो इसमें आया। फिर द ITC can be availed by the recipient for the bona fide scenarios listed in those circulars on submitting proof of payment to the government. Therefore, if during the pendency of this writ petition the petitioner could not have got the benefit, तो बोल रहा है कि इसके बेसिस पे आप, गवर्नमेंट कह रही है बेनिफिट दीजिए सर्कुलर के बेसिस पे। और फिर prior to amendment in 39 by this, the date of furnishing of return this, considering the difficulties in the implementation, understanding, compliance, this, तो वो 30 नवंबर मान लेते हैं। The amendment is only the procedural to ease the difficulty initially faced by the dealers or taxpayers। आप समझिए, सिर्फ ये 30 नवंबर को इसलिए माना गया प्रोसीजरल क्योंकि इनिशियल ईयर में डिफिकल्टीज थी। तो जो सर्कुलर जारी किए वो आवाज कम आ रही है। मैं सर ये कह रहा हूँ, जो उन्होंने 2 सर्कुलर जारी किए, तो क्या ये नहीं आवाज नहीं आ रही, माइक पास में लेके आइए ना। मैं ये कह रहा हूँ सर, हाँ, जो 2 सर्कुलर इन्होंने जो जारी किए 183 और 192, तो ये मानते हुए स्वीकार कर रहे हैं ना कि मेरी प्रोसेस ही मेरी फेल थी, तभी उसको सर्कुलर निकालना पड़ा। अच्छा, एक बार अपना माइक ठीक कीजिए राजेश जी।
Therefore, if a person has furnished the return for the month of September till 30th November, the claim should also be considered and processed and should not be rejected if the dealer did not furnish the return for the month of September on or before 20 October. This amendment, being procedural, has to be given retrospective effect, and therefore it is provided that it should be treated that the time limit for furnishing the return for the month of September is 30th November in each financial year with effect from 1 जुलाई 2017, considering the peculiar nature, देख लीजिए, और डिफिकल्टी इन द इनिशियल पीरियड ऑफ जीएसटी। और कोई कारण ही नहीं है दिया इन्होंने, रिजल्ट तो लिख ही दिया, बाकी तो यही है। अब हमने क्या किया सर इसमें एक वो नहीं कंटेंट लिए थे क्या पेटिशनर कि 3B को रोक दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है जब तक पेमेंट ना हो, जबकि रिटर्न वैलिड रिटर्न का जो हम लोग कॉन्सेप्ट लिया गया, लिया गया, नहीं माना, नहीं माने। मद्रास हाई कोर्ट में सर मैक्सिमम वहां जजमेंट आता है टैक्स पेयर के फेवर में। अच्छा अच्छा, ये जो केस है जो मध्य प्रदेश में है, यहां पर देखिए अगस्त 2018 से मार्च 2019 इन्होंने सारा रिटर्न 1 नवंबर या 11 नवंबर को एक साथ फाइल किया, जिसका लास्ट डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर 18-19 का 30 सितंबर के रिटर्न में 20 अक्टूबर था, लेकिन फाइल हुआ ये। और टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना 61 लाख का मैटर है। तो हमने लिखा, अब देखिए कैसे कैसे लिखा, that the appellant has filed 3B to claim ITC for the period this in the month of this, the relevant table of filing of return is reproduced below. That the claim of ITC was denied and an order was passed in DRC 07 alleging that there is a violation of subsection 4 of 16 of GST law as a return is filed beyond the time period prescribed, which is 20th October 2019. The relevant screenshot is attached below. There are no allegation other than violation of clause 4 of GST. ये इसलिए लिख दिया, पता लगा अपीलेट अथॉरिटी बोलते हैं चला अच्छा ऐसा है कि इनवॉइस ले आइए, पेमेंट हो गया, वो देख लीजिए, 61 लाख का मामला है ना, तो दूसरा कुछ ना उठा दे, इसीलिए ये भी लिख दिया। अब ग्राउंड्स ऑफ अपील में लिखा लॉ ऑफ सेक्शन 16(4) एज डिसाइडेड बाय केरला हाई कोर्ट। द केरला हाई कोर्ट has concluded in its 98-page judgment that due to following reasons, the due date of claim of ITC is to be treated as 30th November in each financial year with effect from 1 July 2017. The reasons and conclusion is summarized below. The amendment to extend the time limit for filing return from September to 30th November in each succeeding was treated as procedural due to several reasons. और इसको मैं हटा देता हूँ। Initial rollout challenge, the court recognized that the GST regime faced significant implementation challenges when it was first introduced. Many taxpayers encountered difficulties in transitioning to the new system, which impacted their ability to file returns and claim ITC within the initially prescribed timelines. Government circulars, the government issued circular number this to address these initial difficulties. These circular allowed for the availment of ITC under specific conditions, even when 2A was not available initially. This indicates an administrative acknowledgement of the practical issues faced by taxpayer and attempt to provide relief. Purpose of amendment. The amendment aimed to provide additional time for taxpayer to file the returns, thereby reducing the pressure and potential non-compliance due to initial transitional issues. The extension to 30th November was intended to be a relief measure, ensuring that taxpayer had adequate time to adjust to the new GST system. Retrospective application. The amendment was applied retrospectively to cover the period starting from 17-18. This retrospective application was seen as a procedural adjustment to accommodate the genuine difficulties faced by taxpayers rather than a substantive change in tax law. The court considered it necessary to treat the amendment as procedural to ensure fairness and avoid penalizing taxpayers for issues beyond their control. Legal precedents. The court relied on legal principles and precedents where procedural changes are distinguished from substantive changes. Procedural amendments typically aim to facilitate compliance and improve administrative efficiency without altering the fundamental rights or obligations of the taxpayers. Avoiding unjust enrichment. Treating the amendment as procedural helps prevent situations of unjust enrichment where the government collects tax from both the supplier and the recipient without providing a mechanism for refunds in cases of double collection. अब जाके देखिए उन्होंने सेक्शन 37A है या रूल 37A लेके आया, जहां पर अगर सप्लायर पेमेंट कर देता है तो रिसिपिएंट को से भी अगर रिवर्सल करवा लिया गया तो उसको हम लोग
अलाउ करेंगे, है ना, फिर रिसिपिएंट को हम क्रेडिट अलाउ करेंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा पता नहीं। सर ये 16/4 में 30 नवंबर रेट्रोस्पेक्टिव लिखा है क्या? फिर से कहिए। जो 16/4 में 30 नवंबर रेट्रोस्पेक्टिव आप बोल रहे हैं वो नहीं लिखा है, वो तो ये केरला कोर्ट कर रहा है। यस, म्यूट कर लीजिए अब। बट ट्रीटिंग द अमेंडमेंट एज प्रोसीजर द कोर्ट एक्नॉलेज द, ये दोबारा आ गया, द रिलेवेंट पैरा ऑफ aforesaid judgment is reproduced। तो ये पैरा 100 हमने पढ़ ही लिया आपके साथ। प्रिय सर गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर, 1 मिनट। हाँ रवि नायक सर 17/18 में 17/18 का लास्ट डेट ऑफ आईटीसी क्लेम हाँ उन लोगों ने 2019 मार्च को लिया था। ठीक बात। वो भी किसमें? जीएसटी काउंसिल में। इसको यहाँ कहीं भी वर्णन नहीं है। सही बात है। 2017 यानी कि एनुअल रिटर्न को वो लास्ट डेट माने थे, इसका कहीं भी वर्णन नहीं है इसमें। करेक्ट 2017-18 में उन्होंने जीएसटी 1 का लास्ट डेट 31 मार्च 2019 कर दिया। हाँ, लेकिन 31 मार्च 2019 किया कब, उसका कंडीशंस क्या था आप देखिए। 17-18 में लास्ट डेट ऑफ क्लेम ऑफ क्रेडिट वाज ऑलवेज 20 अक्टूबर 2018। जब आप कह चुके, एक मिनट रवीना, जब आप कह चुके हैं और कोर्ट ये मान चुकी है 2A इज ओनली ए फैसिलिटेशन, जब 2A इज ओनली ए फैसिलिटेशन तो 2A जब देखना ही नहीं है, आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आप क्रेडिट क्लेम कर लीजिए, 2A विल ओनली कंफर्म। तो आपका जीएसटीआर 1 का जो लास्ट डेट 17-18 में 31 मार्च 2019 कर भी दिया गया तो कोई उसके फर्क पड़ नहीं रहा है। तो 17-18 के लिए भी 30 नवंबर ही होना चाहिए। जब अगर 2A को इग्नोर करके ही चलना है तो 30 नवंबर 2018 ही होना चाहिए फिर। हाँ, इसको तो इसमें एक्सटेंशन किया गया था। एक्सटेंशन किया गया था, मैं मान लिया, लेकिन उसके बावजूद आप समझिए जब सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल का जजमेंट में कह दिया कि 2A इज ओनली ए फैसिलिटेशन, 2A आपको देखना नहीं है, तब आपका इस 17-18 के लिए स्पेशल केस में 30 नवंबर के अलावा कोई दूसरा डेट क्यों होना चाहिए? ये भी एक है 30 नवंबर। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं जो उनका अमेंडमेंट को, वो जो रेट्रोस्पेक्टिव कोर्ट दे रहा है आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव भी कीजिए, लेकिन इसको तो इन्होंने हाईलाइट नहीं किया ना। नहीं हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जो मैं रीजनिंग दे रहा हूं वो आपको समझ में आ गया ना? मैं समझ गया। हाँ तो ये इसको हाईलाइट करने, वो हाईलाइट करता तो भी मुझे लगता है 30 नवंबर ही आता, क्योंकि 2A इज ओनली ए फैसिलिटेशन मेजर। 2A के बेसिस पे तो रेट्रोस्पेक्टिव किया भी नहीं गया रवि नारायण जी पूरे केस में। आप देखिए 2A को कहीं भी इंपॉर्टेंस दी गई, इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? उस सर्कुलर को दिया गया। तो सिर्फ नोटिस देने में सर करते हैं सर। हाँ ऑब्वियसली नोटिस देने में करता है, तो उसका बेसिस क्या होगा? नोटिस 2A और 3B का मिसमैच ही तो होगा। लेकिन बताइए कोई भी एक अफसर जो इस सर्कुलर में, अगर आपने सप्लायर का पेमेंट दिखला दिया है तो कोई आनाकानी किया या कुछ ऐसा बोला कि नहीं देंगे हम, सर्कुलर नहीं मानता, ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तब जब 2A को आप इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है, पूरे जजमेंट में 2A को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। Prayer. The facts of the appellant case are identical to those in the Kerala High Court case, both involving the denial of ITC due to applicability of 16/4। तो मेरा केस और ये वाला केस दोनों सेम है। The aforesaid judgment should be applied to the appellant case as it is well reasoned and holds strong persuasive value, and ITC amounting to should not be denied. The appellant has furnished his 3B return for the August 18 to March 19 on or before 30th November of next financial year, and therefore claim of ITC can 30th November of 2019 ही कर देता हूं, क्यों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, and therefore claim of ITC credit cannot be denied. The relevant table of furnishing 3B is again reproduced below। तो आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए, बताइए क्या क्या आप पूछना चाहते हैं। तो कुछ सर इस जजमेंट में तो बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 30 नवंबर से पहले फाइल कर दिया होगा, 1 महीने के। यस
बक सेठी बोल रहा हूँ सर। सर वो जो टेबल आपने दिखाया था थोड़ा दिखाइए ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लूंगा। क्या क्या दिखलाया? वो टेबल जो पॉइंट नंबर 3 में जो टेबल दिखाया था आपने। वो तो टेबल जो DRC 07 आया था, ओहो बंद भी कर दिया मैंने। सर जनवरी 22 तक के बिल को कंसिडर कर सकते हैं, 2A में नहीं भी आ रहा तो भी। हाँ सर ठीक है। जनवरी 2022 से पहले का। तो सर अगर फरवरी 22 का बिल है तो उसमें तो वही रास्ता है फिर कोर्ट के थ्रू। हाँ अरे सुप्रीम कोर्ट को वेट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, ये मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी 30 नवंबर मान जाएगा, अगर ये बात उठाई गई है तो। एक चीज बताइए सर, जो DY बेथल का जो केस हुआ, राजेश जी आपका माइक पास में लाइए, एकदम नहीं आ रही आवाज। कह रहा हूँ जो DY बेथल का जो केस हुआ, PY बेथल का, ओके। हाँ, उसमें हाँ। उन्होंने 16(2)C के बारे में ये कहा, यदि परचेजर जेन्युइन है और वो सारे प्रूफ दे रहा है तो उसको ITC मिलेगी, चाहे सप्लायर ने टैक्स जमा किया और न किया। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, DY बेथल। ओके ओके। तब क्या होगा? अब तो बिल्कुल कंट्राडिक्टी सारे आ गए, सारे प्रूफ कंट्राडिक्टी हो गए। देखिए, हम लोग का जो मेजर इशू है 16(4) ही है। क्लॉज C में तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उसने पेमेंट किया, लेकिन अगर सप्लायर सर्टिफिकेट दे देता है तो क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड। सर सर्टिफिकेट देने के बाद भी डिनाई हो जा रहा है कि उसने टैक्स जमा ही नहीं किया, हम आपको क्यों दें, 16(2)C का वायलेट हो गया। अच्छा, चलिए चलिए ठीक है। और कोई इशू?